हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही बेसिक्स पार्ट्स। मींस आपका जो आईए एग्ज़ाम आ रहा है, आईए एग्ज़ाम और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर सी लैंग्वेज का जितना भी पार्ट रहता है, मींस जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वो आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम सारे आज थॉट्स क्लियर करने वाले हैं कि सी के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और साथ ही साथ ये चीज़ें भी देखेंगे कि सी के अंदर क्या बेसिक चीज़ें रहती हैं और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले। व्हाट इज सी? सी क्या होता है? सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड बाय AT&T लैब इन 1972। मीन्स AT&T बेल लैब के द्वारा 1972 के अंदर इस सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। इट इज़ डिजाइन बाय डेनिस रिची। मीन्स डेनिस रिची ने इसको बनाया था। इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ये रिलायबल है, सिंपल है और इजी टू यूज़ है। सी इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स आपकी सी एक तरह की कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर सबसे पहले जो यूज़ आता है वो होता है आपका IDE। मीन्स IDE की यहाँ बात करता हूँ तो IDE का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कई बार टर्बो सी देखा होगा। ओके, आपने टर्बो सी का यूज़ किया होगा, बेसिक सी का यूज़ किया होगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो भी यूज़ करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आपके IDE है। मीन्स IDE आपका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है वो आपको IDE बोला जाता है, और मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो टर्बो सी यूज़ किया जाता है। IDE इज़ an integrated development environment. The IDE is integrates all the development tools used for developing programs using a particular language into a single environment. Means कहने का मतलब है कि आपका जो भी IDE होता है वो आपको क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है कि आप उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मीन्स जैसे अगर सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके टूल्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वहाँ पे। और साथ ही साथ उस प्रोग्रामिंग को आपको कैसे करना है या उसके अंदर जो हेल्पिंग टूल्स होते हैं वो सारे के सारे उस एनवायरनमेंट के अंदर आपको अवेलेबल होते हैं। मीन्स उस IDE के अंदर आपको अवेलेबल होते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले व्हाट इज़ कंपाइलर। आपने कई बार सुना होगा कि जो सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंपाइल करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे जो कंपाइल करने वाला होता है वो होता है कंपाइलर। और कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर फर्स्ट स्कैन द एंटायर सोर्स कोड फॉर एरर्स। अब यहाँ बात की गई है सोर्स कोड की। सोर्स कोड क्या होता है? मीन्स आप जो भी कोड लिख रहे हैं, मीन्स आप अपने लैंग्वेज के अंदर जितना भी कोड लिख रहे हैं वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड फॉर एरर्स एंड इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री it translates each line of the source code into its equivalent machine code and saves the translate version into a separate file called object code. अब ये कह रहा है कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सबसे पहले उस पूरे के पूरे सोर्स कोड को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वहाँ पे उसको देखेगा कि वहाँ पे एरर है या नहीं है। मीन्स एरर आपकी वहाँ पे चेक करेगा कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसका सिंटैक्स सही है या नहीं है, या वो प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो सही है या नहीं है। अगर वो सब कुछ सही होता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। ओके, जो मशीन कोड होता है वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। मीन्स आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, और उसी को बोला जाता है मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। ओके, और व्हाट इज़ द इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे बात की गई है इंटरप्रेटर क्या होता है। आपका जो कंपाइलर है वो आपकी सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है, और इंटरप्रेटर आपके जितने भी दूसरे लैंग्वेजेस है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इंटरप्रेटर रीड्स ईच लाइन ऑफ द सोर्स कोड वन बाय वन एंड ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड एंड ऑल्सो गेट इट एग्जीक्यूटेड। मीन्स यहाँ पे जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसके अंदर डिफरेंस कई बार पूछा जाता है कि आपका कंपाइलर के अंदर और इंटरप्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। कंपाइलर आपका क्या करता है? कंपाइलर आपका जो भी कोड है, मींस आपका जितना भी आपने सोर्स कोड लिखा है उसको क्या करेगा? एक साथ एक बार में ही स्कैन करता है, और उसके अंदर जो भी एरर्स होती है वो आपको एक साथ में शो कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, मींस जो भी आपने सोर्स कोड लिखा है उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है। और अगर फर्स्ट लाइन में अगर आपने कोई भी कोड लिखा है, जैसे कि अगर मेरा ये कोड है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइन के अंदर कोई भी एरर आती है तो वो क्या करेगा? वो यहीं पे रुक जाएगा। मीन्स इसी लाइन पे रुक जाएगा और आपको वहाँ पे एरर शो करेगा कि आपकी ये जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे आपका एरर आ रहा है। ओके, फिर आगे जब बढ़ता है वापस एरर सही करने के बाद तो वापस से क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन को चेक करता है। नेक्स्ट लाइन को फिर चेक करने के बाद वो वही करेगा। अगर वहाँ पे एरर आपका आ रहा है तो वहीं रुक जाएगा और आपका एरर आपको शो करेगा। ओके,
लेकिन आपका कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है। लो लेवल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या हाई लेवल जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है, लो लेवल लैंग्वेजेस अलाउ टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स ऑफ अ बाइट। मीन्स आपका जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या करेगी, आपको अलाउ करती है और एक्सेस देती है किसी भी मैनिपुलेट करने के लिए आपका जो भी बिट्स होता है उसके अंदर, या आपका जो भी आप उसके अंदर सोर्स कोड लिख रहे हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस अलाउ टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन हार्डवेयर रजिस्टर। मीन्स आपका क्या करेगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप सोर्स कोड लिख रहे हैं वो आपका डायरेक्टली उसको यूज़ करता है। थर्ड में बात करता हूँ, लो लेवल लैंग्वेजेस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स लो लेवल लैंग्वेजेस क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमए मीन्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को। ओके फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हाई लेवल प्रॉपर्टीज। हाई लेवल मीन्स हाई लेवल लैंग्वेजेस की क्या प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव इजी टू अंडरस्टैंड ग्रामर दैट अलाउ द प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लॉजिक एफिशिएंटली एंड नेचुरली। मीन्स आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या करती है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड होती है और वो आपके ग्रामर के अंदर होती है, और आपको प्रोग्रामर को क्या करती है, अलाउ करती है क्या वो अपना जो भी कोड है वो अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिख सकता है। Second, high-level languages have a rich set of operators that allow the programmer to implement arithmetic, logical and computational in their natural form. मीन्स आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या करती है, आपको रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स देती है। मीन्स बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको अवेलेबल करवाती है, जो क्या करता है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मीन्स आप जो भी अर्थमेटिकल, लॉजिकल, आप जो भी सोर्स कोड यूज़ करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उन्हीं की फॉर्म में, मीन्स उन्हीं की लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करवाता है। फिर मैं बात करता हूँ थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव अ रिच सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड इटरेशन एफिशिएंटली एंड इजीली। मीन्स आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या करती है, अब उनके पास रिच सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, मीन्स कंस्ट्रक्ट होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं डिसीजन और इटरेशन मेकिंग के लिए। मीन्स आप इजीली उनको मेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ लाइब्रेरी की। द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो डेवलपर है ओके उसको क्या बोला जाता है, और जो एंड यूज़र है उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे जो डेवलपर होता है उसको सेकंड पार्टी बोला जाता है, डेवलपर को बोला जाता है यहाँ पे सेकंड पार्टी। ओके आपको यहाँ पे शो हो रहा है, डेवलपर को यहाँ पे क्या बोला जाता है, सेकंड पार्टी बोला जाता है। और जो फर्स्ट पार्टी होती है वो कौन होता है, फर्स्ट पार्टी होती है आपकी लैंग्वेजेस। ओके और थर्ड पार्टी होती है उसके रिसोर्सेज, जो आप रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ करते हैं। और एंड यूज़र कौन होता है, एंड यूज़र होती है वो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं। ओके द लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, द डेवलपर यूज द लैंग्वेजेस एंड रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस। मीन्स लाइब्रेरी आपकी एक तरह की क्या है, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है, जिसके अंदर सारे के सारे कोड आपके पहले से प्री कंपाइल रहते हैं या प्री आपके प्रोसेस रहते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर। ओके फिर मैं बात करता हूँ द डेवलपर यूज द लैंग्वेजेस एंड रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। डेवलपर क्या करते हैं, लैंग्वेजेस और रिसोर्सेज को यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। Since the third party provides the resources, the languages does not know about it and the resources need to be introduced to the language before they are used in the application. The third party takes the responsibility of providing two types of files as part of resources, resources declaration file और resources definition file. ओके मीन्स आपका जो थर्ड पार्टी होता है, मीन्स आपका जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज है वो क्या होती है, आपकी जो फर्स्ट पार्टी मीन्स आपकी जो लैंग्वेज होती है उससे अननोन होती है। मीन्स जो लैंग्वेज को पता नहीं होता है कि ये थर्ड पार्टी जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो कैसे हैं या क्या है। ओके तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टू टाइप्स की फाइल रिसोर्सेज होती है, जो होती है एक तो रिसोर्स डिक्लेरेशन फाइल होती है और दूसरी होती है रिसोर्स डेफिनेशन फाइल्स। मीन्स एक के अंदर तो उनका डिक्लेरेशन फाइल होती है कि कौन कौन सी फाइल्स उसके अंदर है, और डेफिनेशन मीन्स उनकी डेफिनेशन होती है जो आपको बताती है कि इसका क्या वर्क है, या उस जो भी आप फाइल यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपका किस तरीके से यूज़ करना है।
फिर बात करता हूँ विंडो बेस्ड लैंग्वेजेस हैव अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड दीज लैंग्वेजेस प्रोवाइड फंक्शंस, कांस्टेंट, डायलॉग बॉक्सेस, टूल बार्स, मेन्यूज, पिक्चर्स, आइकन, कर्सर्स एज पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी। मीन्स आपके यहाँ पे जो विंडोज हम यूज़ करते हैं, मीन्स विंडो बेस्ड जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जो विंडो है वो आपको क्या देता है, यहाँ आपको जो लाइब्रेरीज देता है वो फंक्शन के रूप में, कॉन्स्टेंट के रूप में, डायलॉग बॉक्सेस के रूप में, टूल बार्स के रूप में, मेन्यूज के रूप में, पिक्चर्स, आइकन, कर्सर्स के रूप में आपको यहाँ पे देता है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ हेडर फाइल की। हेडर फाइल क्या होता है? दीज फाइल्स कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स हेडर फाइल आपकी कंटेन करती है डिक्लेरेशन ऑफ रिसोर्सेज को। मैंने आपको यहाँ बताया था दो चीजें हैं, एक तो रिसोर्स डिक्लेरेशन फाइल और दूसरी होती है रिसोर्स डेफिनेशन फाइल। रिसोर्स डिक्लेरेशन फाइल्स को कंटेन करते हैं हेडर फाइल्स। ओके, जैसे कि यहाँ मैं बात करता हूँ, सिमिलरली आपने कई बार सुना होगा stdio.h, conio.h, आपने यूज भी किया होगा कई बार। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत सारी आपके हेडर फाइल्स दे रखी है। सबसे पहली है stdio.h, दूसरी है conio.h, थर्ड है string.h, फोर्थ है stdio, library.h, graphics.h, math.h, ctype.h, directory.h, bios.h, dos.h, function .h, input output .h, and std arguments.h, allocation.h, at.h, time.h, malloc.h and process.h। ओके, ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये हेडर फाइल्स है। ओके, आपको अगर किसी एग्जांपल के अंदर दे सकता है या क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एक फाइल आपकी हेडर फाइल नहीं है। ओके, तो ये आपको सारी की सारी याद रखनी होगी। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हेडर फाइल्स एग्जिस्ट एज अ सोर्स कोड। हेडर फाइल एग्जिस्ट करती है एज अ सोर्स कोड के रूप में। फिर बात करते हैं लाइब्रेरी फाइल्स की। लाइब्रेरी फाइल्स कौन कौन सी हैं? दीज फाइल्स कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। लाइब्रेरी फाइल्स आर अवेलेबल एज प्री कंपाइल्ड कोड। मैंने आपको बताया है कि आपको पहले से ही क्या होगा, प्री कंपाइल्ड कोड आपको वहाँ पे दे रखा होगा, उस लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही शो कर रखा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जो भी जैसे कि मैंने टर्बो सी की बात की यहाँ पे, तो टर्बो सी क्या है? टर्बो सी एक तरह का आपका जो आपको IDE है। IDE मीन्स आपको क्या करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट शो करता है, जो क्या करता है आपको वहाँ पे पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट बना के देता है, जिसके अंदर उसके सारे टूल्स होते हैं, सारे लाइब्रेरीज होते हैं, जिनको आपको वहाँ पे यूज़ करना होता है। अब यहाँ बात करते हैं वर्जन्स ऑफ सी की। कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं अभी तक मार्केट में? सबसे पहला आया था ANSI C, दूसरा है क्यूक सी, थर्ड है टर्बो सी, फोर्थ है वाटकॉम सी एंड फिफ्थ है माइक्रोसॉफ्ट सी। ओके, अब जो आप सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेरिएबल क्या होता है। ओके, यहाँ देखिए मैं आपको एक बताता हूँ। वेरिएबल एक तरह का क्या है, एक ब्लैक बॉक्स है। मीन्स आपको एक खाली स्पेस दे रखा है या एक तरह का स्टोरेज स्पेस है, जो क्या कर रहा है, किसी भी आप जो भी वहाँ पे यूज़ करते हैं, मीन्स आप जितने भी वहाँ जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ओके, वो वेरिएबल आपको क्या करते हैं, स्पेस अवेलेबल करवाते हैं किसी भी लेटर के लिए, किसी भी लैंग्वेजेस के लिए, या जो भी आप लिटरल्स वहाँ पे यूज़ करते हैं उन सभी के लिए। ओके, तो एक तरह का क्या है, एक तरह का स्टोरेज है। और वो स्टोरेज कैसे अवेलेबल होता है, उस वेरिएबल का नेम शो करके। मीन्स आपको क्या करना होगा, उसका एक नेम देना होगा। जब आप उसका नेम शो करते हैं या आप उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, एक तरह का स्टोरेज क्रिएट कर देता है सी लैंग्वेज के अंदर। मैं रेस कर देता हूँ इसको। यहाँ देखिए वापस से बताता हूँ मैं आपको एक तरह का क्या देगा, यहाँ पे एक स्टोरेज देगा। जैसे कि मैंने इसको एक नेम दिया है x। ओके, जैसे ही मैं इसको एक x नेम देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा और मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर के लिए मैंने इसको कर दिया है int x। ओके, तो अगर मैं x के अंदर कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ तो वो कैसी टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा इंटीजर क्या होता है और ये वेरिएबल के नेम इंटीजर क्यों होते हैं या ये क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स। मीन्स आपको अगर वेरिएबल का नेम रखना है तो उसके भी रूल्स यहाँ पे आपको दे रखे होते हैं। ओके, यहाँ देखिए सबसे पहला आपका रूल क्या कहता है, आपको रूल ये कहता है अ वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स। मीन्स आपका बोथ अपर केस और लोअर केस के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते। मीन्स जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो आपका या तो कोई लेटर होगा या कोई लोअर केस के अंदर होगा या अपर केस के अंदर होगा, कोई डिजिट होगा या अंडरस्कोर होगा। सेकंड रूल क्या कहता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और
एंड अंडरस्कोर मीन्स एक तरह का लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है. देयर इज नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम कैन बी मीन्स हाउएवर यू may run into problems in some compilers if the variable name is longer than 31st characters. अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपका जो वेरिएबल नेम होता है मीन्स जो उसका आइडेंटिफायर होता है वो आपका 31st कैरेक्टर ही हो सकता है. उसके बाद आप जितने भी लेटर्स लिखते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं. फोर्थ, इट कैन नॉट कंटेन्स एम्बेडेड स्पेस एंड टैब्स एंड स्पेशली सिम्बल्स. ये क्या करेगा, ये कोई भी एम्बेडेड स्पेस को कंटेन नहीं करेगा, किसी टैब्स को कंटेन नहीं कर सकता वेरिएबल का नेम, या स्पेशल सिंबल्स को कंटेन नहीं कर सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर मीन्स आपका अंडरस्कोर वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. अपर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट आर डिस्टिंक्ट बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. अब यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मीन्स क्या है. केस सेंसिटिव मीन्स अगर आप यहाँ पे अगर ए और यहाँ पे लिखते हैं ABSD, ओके ABSD लिखते हैं, कुछ भी लिखा आपने, जैसे ABSD लिखा और यहाँ पे स्मॉल के अंदर लिखा आपने AB एंड SD. ओके, अगर आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर के अंदर A है और स्मॉल लेटर के अंदर A है तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल के जो नेम है वो दोनों के दोनों अलग होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव मीन्स आपका जो केस होता है उसको वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है. अगर वो अलग है तो उसके वेरिएबल भी वो अलग क्रिएट करता है या उनको अलग माना जाता है. रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम. अब यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से ही प्री कंपाइल्ड है या प्री प्रोसेस्ड है किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर. मीन्स उनको पहले से ही बताया गया है कि आपको इन वर्ड्स को क्या करना है, यूज़ नहीं करना है, या पहले से ये रिजर्व किए गए हैं इस सी लैंग्वेज के अंदर. तो आप उनका जो नेम है उनको एज ए वहाँ पे नेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये जैसे वेरिएबल आपके जो होते हैं डेटा टाइप्स होते हैं तो उनके नेम को भी आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. ओके, आगे बढ़ते हैं हम आगे की क्लास में. यहाँ देखिए डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप आपके टू टाइप के होते हैं. एक होता है बिल्ट इन टाइप, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड टाइप. अब डेटा टाइप करता क्या है, मीन्स आपको डेटा का टाइप बताता है कि आप जो भी डेटा वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आपका डेटा किस टाइप का है. इसलिए वहाँ पे हमने क्या बना रखे हैं, डेटा टाइप्स को बना रखा है. ओके, यहाँ देखिए बिल्ट इन टाइप के अंदर टू टाइप्स होते हैं. सबसे होता है पहला बेसिक डेटा टाइप्स. ओके, दूसरा होता है आपका डेराइव्ड डेटा टाइप्स, मीन्स बेसिक से ही क्या किया गया है उनको डेराइव्ड किया गया है. और दूसरे हैं आपके यूजर डिफाइन, मीन्स यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए जैसे कि स्ट्रक्ट, यूनियन और एनम टाइप के. बेसिक के अंदर सबसे पहले आता है आपका कैरेक्टर, CHAR कैर. दूसरा होता है इंट, INT इंटीजर. थर्ड होता है फ्लोट. ओके, फ्लोटिंग टाइप की जो वैल्यूज होती है उसके लिए फ्लोट को यूज़ किया जाता है. फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, डबल एंड लॉन्ग डबल. ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, शॉर्ट इंट मीन्स आपका इंट से ही क्या है शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट इसको क्रिएट किया गया है और फ्लोट से आपका डबल और लॉन्ग डबल को क्रिएट किया गया है. फिर यहाँ बात की गई है डेटा टाइप्स के रेंज की, मीन्स उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है. कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके जैसे कि अनसाइंड इंटीजर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, उसका भी कोई क्वेश्चन आपके वहाँ पे पुटअप हो सकता है. अब मैं बात करता हूँ अनसाइंड कैरेक्टर की. वो होते हैं 0 से 255 तक और इसकी साइज होती है 1 बाइट. साइंड कैरेक्टर की होती है -128 से +127 तक और इसकी साइज होती है 1 बाइट. अनसाइंड इंटीजर जिसकी रेंज होती है 0 to 65,535 तक और होती है उसकी रेंज मीन्स उसके 2 बाइट्स. फिर साइंड इंट की होती है -32,768 से लेकर 32,767 तक, उसकी भी होती है 2 बाइट्स. अनसाइंड शॉर्ट की होती है 0 से 65,000 तक और इसकी भी होती है रेंज 2 बाइट्स. अनसाइंड शॉर्ट की होती है और शॉर्ट इंट की होती है -32,000 से 32,000 प्लस के अंदर. ओके, और यहाँ पे आ गया आपका 2 मीन्स 2 बाइट्स के अंदर उसकी रेंज होती है. अनसाइंड लॉन्ग इंट आपका होता है 0 से लेकर यहाँ पे आपका जो रेंज है 4294, 967 एंड 295 तक रेंज होती है और इसकी साइज होती है 4 बाइट. यहाँ पे साइंड लॉन्ग इंट और लॉन्ग इंट की होती है -2147, 483,648 से लेकर 2147, 483,647 तक और इसकी भी साइज़ होती है 4 बाइट. लॉन्ग डबल की होती है यहाँ पे -3.4 ई मीन्स आपका लॉग ऑफ 4932 से लेकर 1.1 ई मीन्स आपका 10 की पावर
4932 तक, और इसकी साइज़ होती है 10 बाइट्स। फिर आपकी डबल की साइज़ 1.7 से 1.7 ई तक, फ्लोट की 3.4 से 3.4 यहाँ आपको प्लस के अंदर मिल जाएगा, और इनकी साइज़ होती है 8 बाइट एंड 4 बाइट्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक्स बता रखे हैं आपको यहाँ पे कि 1 बाइट की जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो 8 बिट होती है। ये आपके जो पिछले जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कंप्यूटर के, उसमें किसी एक एग्ज़ाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन आ रखा है कि 1 बाइट की वैल्यू क्या होती है। उसके अंदर ऑप्शन थे 8 बिट, 4 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका 8 बिट। 0 एंड 1 इज़ अ 1 बिट। बाइनरी बेस होता है आपका 2, और जिसका भी बाइनरी बेस 2 होगा उसकी वैल्यू होती है 0 और 1। ओके, 1 बिट होता है आपका 0 या 1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि एक निब्बल मीन्स 1 निब्बल के अंदर आपकी कितने बिट होते हैं। 1 निब्बल के अंदर कितने बिट होते हैं, तो 1 निब्बल के अंदर कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। ओके, ये भी आपके किसी प्रीवियस कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया था। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कीवर्ड की। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड यूज इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज द वेरिएबल नेम। ओके, कीवर्ड आपके प्री डिफाइंड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, और स्पेशल मीनिंग होते हैं उस कंपाइलर के लिए। और कीवर्ड का जो सिंटैक्स होता है उसको मीन्स आपका जो कीवर्ड है वो सिंटैक्स का एक पार्ट होते हैं, और साथ ही साथ इसको वेरिएबल नेम के रूप में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। कौन कौन से कीवर्ड है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, कीवर्ड ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, मीन्स मैनी टाइप के यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जैसे आपको शो हो रहा है केस, एनम हो गया, रजिस्टर हो गया, टाइप डेफ हो गया, कैरेक्टर हो गया, एक्सटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, यूनियन हो गया, कंटिन्यू, फोर, साइन, वॉइड, डू, इफ, स्टैटिक, वाइल, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलेटाइल, कांस्टेंट, फ्लोट, शॉर्ट एंड अनसाइंड। ये सारे के सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। मीन्स इनका पहले से ही कुछ मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है, और वो आपका पहले से ही प्री कंपाइल्ड है किसके अंदर, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके, अब यहाँ पे बात आती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। मीन्स आपका ऑपरेटर एक तरह के सिंबल हैं जो आपको क्या बताते हैं, कंपाइलर को ये बताते हैं कि आपको क्या परफॉर्म करना है या उनका क्या स्पेशल मीनिंग है। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलेनियस आपके ऑपरेटर्स। ओके, पहला जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक मीन्स आपका जितना भी आप अर्थमेटिक का वर्क करते हैं, अर्थमेटिक का वर्क मीन्स जैसे कि आपका प्लस करना हुआ, माइनस करना हुआ, मीन्स एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, वो सारा का सारा जो आप साइन यूज़ करते हैं उसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं, वो एक तरह के आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्या देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहला है आपका ऐड टू ऑपरेंड्स। मीन्स आपका ये जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, प्लस ऑपरेटर, मीन्स एडिशन ऑपरेटर। दूसरा है सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर, जो आपका सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, और इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। एडिशन जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, एड्स टू ऑपरेंड्स, मीन्स किसी टू ऑपरेंड्स को ऐड करने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 30, माइनस मीन्स आपका सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट, a माइनस बी इज इक्वल टू -10। मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई आपका ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाइज बोथ ऑपरेंड्स a इंटू बी, मीन्स आपका अगर a अगर 10 है और b आपकी क्या है 20 है, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स आपका डिवाइड ऑपरेटर है वो क्या करता है, डिवाइड करेगा b अपॉन a विच इज 2 आपका। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। मीन्स आपका मॉडुलस डिवीजर आपको ये बताता है कि उसके अंदर जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है। यहाँ पे रिमेनिंग था 0, इसलिए यहाँ पे आपका 0 आया है। फिर यहाँ मैं बात करता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी वैल्यू को बाय 1 ऐड कर देगा। मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेज द इंटीजर वैल्यू बाय 1। ओके, यहाँ पे मेरी अगर a की वैल्यू 10 है तो वो क्या कर देगा, उसके अंदर 10 प्लस 1 कर देगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 आएगी आफ्टर द इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट की बात करता हूँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज कर देगा इंटीजर वैल्यू को बाय 1 से। ओके, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेज द इंटीजर वैल्यू बाय 1। तो a माइनस मीन्स
10 को -1 कर देगा तो 10 - 1 आपका आ जाएगा 9। ओके, आपका 9 आपका आंसर होगा। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? द फॉलोइंग टेबल्स शो ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी। एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 20। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो नहीं कर रखा है, ओके, शो कर रखा है। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 20 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इक्वल टू जो रिलेशनल ऑपरेटर है, सबसे पहला इक्वल टू वो क्या करता है? चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपका ये जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा? चेक करता है कि ए और बी की वैल्यू क्या इक्वल है। अगर इक्वल होती है तो आपका क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपका इक्वल नहीं है तो आप वहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। वो क्या करता है? चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपका नॉट इक्वल टू क्या करता है? चेक करता है कि ए की वैल्यू क्या बी से इक्वल है। अगर नहीं है तो वहाँ पे वो क्या करेगा? ट्रू को रिटर्न करेगा। ओके, अब मैं यहाँ बात करता हूँ लेफ्ट ऑपरेटर की। वो क्या करता है? चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपका जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होगा अगर वो ग्रेटर देन होगा राइट साइड के ऑपरेंड से, देन आपका ये क्या करेगा? ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। सेकेंड है आपका लेस देन। वो चेक करता है चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। देन इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर आपका ए क्या करेगा? अगर ए आपकी वैल्यू लेस देन है बी से, देन आपका ये क्या करेगा? आपकी ट्रू वैल्यू को सेंड करेगा। मैंने यहाँ पे नॉट ट्रू इसलिए लिखा है क्योंकि जो ए है मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे आपको मैंने क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। ओके, इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 10 ली है और बी की वैल्यू 20 ली है। तो आपका जो 10 है वो ग्रेटर देन नहीं होगा। मीन्स आपका 10 कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा 20 से। इसलिए यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ पे नॉट ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। वो क्या करता है? चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू है, देन आपका क्या करेगा? उसको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे आ गया है लेस देन एंड इक्वल टू। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स अगर मेरी ए की वैल्यू लेस देन होगी या इक्वल टू होगी बी के, देन आपका ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ए मेरी वैल्यू है 10 जो कि लेस देन है 20 से, इसलिए यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ बात करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर सबसे पहला आता है एंड ऑपरेटर कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। दिस इज मीन्स आपका ये क्या चेक करता है? इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपका क्या है? अगर आपके दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या है? नॉन जीरो होगी तो यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे आपकी वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी जो कंडीशन है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे ये क्या करेगा? फॉल्स को रिटर्न कर रहा है। और क्या करता है? ऑल आपका कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स इनमें से अगर कोई एक भी वैल्यूज अगर नॉन जीरो होती है, मीन्स जैसे कि 0 होती है, तो यहाँ पे क्या करेगा? वो ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है एंड 0 है। नॉट आपका ऑपरेटर क्या करता है? कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इट इज़ यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। इफ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। मीन्स आपका क्या करेगा? चेक करता है कि आपका जो भी वैल्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे जो फॉल्स था ए लॉजिकल एंड इज फॉल्स, देन इसको क्या कर दिया? उसने रिवर्स कर दिया है। मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर देगा? इसको ट्रू कर देगा। फिर बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं? यहाँ देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन द बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। द ट्रूथ टेबल फॉर एंड और एंड पावर इज एज फॉलोज। मीन्स आपका क्या करेगा? यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन के द्वारा मीन्स आपको यहाँ पे बाइनरी एंड ऑपरेटर बता रखा है, बाइनरी और ऑपरेटर बता रखा है, बाइनरी एक्सॉर ऑपरेटर यहाँ पे आपको शो कर रखा है। ओके, पी एंड क्यू यहाँ पे 0 एंड 0, 0 1, 1 1 एंड 1 0 है।
अब P एंड Q मीन्स एंड ऑपरेटर करना है तो इन दोनों को क्या करेगा, एंड करेगा मीन्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो 0 मल्टीप्लाई 0, आउटपुट क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 0 आपका 0 आएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर। दूसरा है बिटवाइज और ऑपरेटर, मीन्स अब यहाँ क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, इन दोनों को क्या करेगा वो ऐड करेगा। एक बार आपको इरेज कर देता हूँ वापस से ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिटवाइज आपका क्या है, ये और ऑपरेटर है। यहाँ देखिए पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। बाइनरी एंड ऑपरेटर्स कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। मीन्स कहने का मतलब है अगर आपका दोनों के अंदर क्या है सेम रिजल्ट रहता है तो वो क्या करेगा, उसको वहाँ पे कॉपी कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 है तो यहाँ क्या कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है उसको 1, और यहाँ पे आपका 0 इंटू 0 है तो आपको क्या कॉपी कर रहा है 0 कर देगा। मीन्स अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर उसकी क्या होगी, अगर दोनों वैल्यूज़ हाई है तभी उसका रिजल्ट हाई आएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ अगर उसकी लो है मीन्स बोथ दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू लो होती है तो उसको क्या कर देगा, वो लो कर देगा वैल्यू को। दूसरा है बाइनरी और ऑपरेटर कॉपीज अ बिट इफ इट एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड्स। मीन्स अगर इन किसी एक में से भी अगर हाई वैल्यू है तो वो क्या कर देगा, वहाँ पे हाई को कॉपी कर देगा। जैसे कि यहाँ देखिए 0 एंड 0 क्या होगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 आपका क्या आएगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, देन 1 प्लस 0 आपका 1। ओके, मीन्स दोनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू हाई है तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या आएगा, हाई आएगा, मीन्स 1 आएगा। और अगर दोनों में से कोई दोनों वैल्यूज़ अगर 0 है या लो है तो वहाँ पे वैल्यू आपकी लो आएगी। थर्ड बात करता हूँ मैं बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर की। ओके, बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर यहाँ पे देखिए क्या करेगा, ये देखिए बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर क्या करता है, ये हो गया आपका एक्सोर। ओके, ये एक्सोर का साइन है। आपने देखा होगा प्लस को मैंने क्या किया है, सर्कल किया है, तो आपका वो क्या शो करता है, वो एक्सोर ऑपरेशन को शो करता है। 0 प्लस 0 मीन्स 0 प्लस 0 करने पे आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आएगा। 0 प्लस 1 आपका 1 आएगा एंड 1 प्लस 1 आपका यहाँ पे 0 आएगा। मीन्स जब भी आपकी दोनों वैल्यूज हाई होगी एक्सोर के अंदर तो उसको क्या कर देगा, लो के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंड 1 प्लस 0 आपका 1 आएगा। ओके, मीन्स जब भी आपकी क्या होगी, दोनों वैल्यूज सेम होगी। एक्सोर के अंदर आपको क्या याद रखना है, एक्सोर के अंदर यही याद रखना है कि जब भी वैल्यू क्या होती है, जब भी वैल्यू सेम होती है तो वहाँ पे लो आएगा, और जब भी वैल्यूज क्या होगी अनइक्वल होगी मीन्स 0 1 होगी तो आपका वहाँ पे हाई आएगा, आउटपुट के अंदर हाई आएगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बाय आपको क्या कैसे समझा रखा है, एग्जाम्पल के बाय एग्जाम्पल समझा रखा है मैंने यहाँ पे आपको। जैसे बाइनरी एंड ऑपरेटर की बात करता हूँ, बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। ओके, बाइनरी और ऑपरेटर कॉपीज अ बिट इफ इट एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड। ओके, बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ये देखिए। अब मैं यहाँ बात करता हूँ बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपको क्या करना है, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज यूनरी एंड हैज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लिपिंग बिट्स। मीन्स क्या करता है, बिट्स को चेंज कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू करता हूँ तो इसका आउटपुट आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 एंड यहाँ आएगा 1। मीन्स 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देता है। ये आपका क्या करता है, ये करता है आपका बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर बात करता हूँ बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड्स। मीन्स यहाँ पे मैंने ए ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ 2 कर रखा है। तो कहने का मतलब है ए की जो भी वैल्यू है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास जो भी वैल्यू है इन बाइनरी मीन्स बाइनरी के अंदर मेरी जो भी वैल्यू आती है उनको क्या करना है, आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 2 वैल्यू से। मीन्स वहाँ पे 2 zeros को ऐड करना है लेफ्ट से। ओके, राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर द लेफ्ट ऑपरेटर्स वैल्यू इज मूव्ड राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड्स। मीन्स यहाँ पे अगर मेरे जैसे कि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है मेरे को 0 0 एंड 1 0 है। ओके, और मेरे को यहाँ पे इसको राइट शिफ्ट करना है 2 से, तो ये वैल्यूज़ क्या करेगा, यहाँ पे राइट शिफ्ट हो जाएगी 2 वैल्यूज़। जैसे कि यहाँ पे 0 0 ऐड हो जाएंगे, 0 0 एंड 0 0। ये जो 1 0 था वो 1 0 यहाँ पे पुटअप हो जाएगा, 1 एंड 0। मीन्स ये क्या हो गया है, अगर ये 4 बाइट का है मीन्स अगर आपका 4 बिट का कोई नंबर है तो क्या होगा, यहाँ पे 4 बिट का नंबर 0 0 0 हो जाएगा जब आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे। अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसी को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 0 एंड 0 0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ राइट के अंदर 2 वैल्यूज़ को क्या कर देगा, वहाँ पे ऐड कर देगा, ये लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे।
ओके, यहाँ लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो गया है लेफ्ट शिफ्ट के अंदर, राइट के अंदर शिफ्ट हो गया है राइट शिफ्ट के अंदर। ओके, फिर मैं बात करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस आपको असाइन करना है वैल्यूज को, जैसे कि यहाँ इक्वल टू दे रखा है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, मींस सी के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू को असाइन कर रहा है। प्लस मींस ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर मींस ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है ऐड करना है पहले उसको, फिर असाइन करना है। जैसे कि यहाँ सी प्लस इक्वल टू ए लिखा है तो उसका मीन होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ओके, सब्ट्रैक्ट एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा पहले फिर उसको असाइन करेगा, जैसे कि यहाँ सी इज इक्वल टू सी माइनस ए होगा। ओके, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा पहले सी को ए के साथ और उसके बाद में क्या करेगा, उसकी वैल्यू को असाइन करेगा सी को। डिवाइड एंड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा सी को ए से और असाइन करेगा सी को वैल्यू को। मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले मॉडुलस निकालेगा और इसको असाइन करेगा सी को, वो असाइन कर देगा। लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले सी को क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा 2 से और असाइन कर देगा सी को, मीन्स वापस उसके अंदर वैल्यू को सेव कर देगा। राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, राइट शिफ्ट करेगा और क्या करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा, मीन्स शिफ्ट करने के बाद उसके अंदर सेव कर देगा सी की वैल्यू के अंदर। बिटवाइज एंड असाइनमेंट, बिटवाइज एंड करेगा और असाइन करेगा। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और मीन्स आपका क्या करेगा, सबसे पहले एक्सक्लूसिव और करेगा और साथ ही साथ में उसको असाइन कर देगा। बिटवाइज इंक्लूसिव और मीन्स आपका बिटवाइज इंक्लूसिव और करेगा और उसमें साथ में उसको क्या कर देगा, सी के साथ में वापस वैल्यू को असाइन कर देगा। अब आते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर्स, जैसे कि साइज ऑफ और टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न द साइज ऑफ अ वेरिएबल, मीन्स आपका जो भी वेरिएबल की साइज है वो आपको वहाँ पे रिटर्न कर देगा। रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल मीन्स %, एड्रेस ऑफ ए, रिटर्न करेगा उसकी एक्चुअल एड्रेस वैल्यू को। स्टार मीन्स पॉइंटर टू अ वेरिएबल, मीन्स आपका पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट करता है। फिर यहाँ आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आपकी कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो चेक करता है इफ कंडीशन इज ट्रू देन द वैल्यू ऑफ एक्स, अदरवाइज वैल्यू ऑफ वाई, मीन्स आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात थी ऑपरेटर्स की। अभी तक हमने देखा कि जो भी आपका सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज क्या था, उसके अंदर आईडी ही क्या था। आईडी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि उसके अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल का नेम कैसे डिक्लेयर किया जाता है और साथ ही साथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने सारे ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर सपोर्टेड होते हैं या कितने टाइप के ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास किसकी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी, मतलब ऑपरेटर का भी क्या होता है यहाँ पे प्रेसिडेंस आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे पोस्टफिक्स के अंदर यूनरी, मल्टीप्लेक्टिव होता है, एडिटिव होता है, शिफ्ट होते हैं, रिलेशनल होते हैं, इक्वलिटी होते हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। मीन्स जैसे लेफ्ट टू राइट होगा इसका, यहाँ लेफ्ट से असाइनमेंट होगा और राइट तक इनकी क्या होगी, हायर प्रेसिडेंस होगी। यहाँ पे होगा आपका राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, मीन्स आपको राइट टू लेफ्ट चलना होगा। सबसे पहले साइज ऑफ होगा, उसके बाद में प्लस होगा। यहाँ होगा लेफ्ट टू राइट, वापस से लेफ्ट टू राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे वापस लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट देन लेफ्ट टू राइट, मीन्स यहाँ सबका आपको प्रेसिडेंस दे रखा है। मीन्स जो भी वैल्यूज़ है वो ग्रेटर होगी इनसे। ओके, लेफ्ट टू राइट मीन्स ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो कम प्रेसिडेंस होगा। मीन्स अगर यहाँ पे अगर पहले यूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर तो इसको कम प्रेसिडेंस दिया जाएगा, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ जो आपका लूपिंग सिस्टम है या कंट्रोल स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज के अंदर, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट है सी के अंदर और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है, फ्लो डायग्राम क्या होता है, फ्लो डायग्राम कैसे बनता है, किसी भी इफ एल्स का है जैसे कि फॉर लूप का है, दूसरे लूप्स का है, वो सारे के सारे कैसे बनते हैं। सबसे पहला यहाँ है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, द इफ स्टेटमेंट एवल्यूट्स द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। ओके, मीन्स आप क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करता है, यहाँ देखिए, इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एवल्यूटेड टू ट्रू देन स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड। इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एवल्यूटेड टू फॉल्स देन स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे आपकी कोई कंडीशन है, या देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो कोई कंडीशन है,
अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो जो कोड इनसाइड ऑफ इफ बॉडी है वो क्या करेगा, उसको रन करेगा। अगर फॉल्स होती है तो कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट को रन करेगा। मीन्स आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ से जाएगा, मीन्स आपकी इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको रन करेगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसको रन करेगा। उसके बाद में कहाँ जाएगा, लूप से बाहर चला जाएगा, मीन्स उस इफ़ की बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ़ के पास नहीं जाके सीधा क्या करेगा, उस लूप से बाहर निकल जाएगा और कोड आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट को रन करेगा। यहाँ देखिए इफ़ दे रखा है, आपको कंडीशन दे रखी है और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दे रखा है। अगर इफ़ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को रन करेगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेगा, एल्स का जो स्टेटमेंट है उसको रन करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर इफ इट इज़ अ नेगेटिव। यहाँ देखिए हैशटैग इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h int main int number print enter an integer scanf % of the address of number then true if number is less than 0 then if number is less than 0 आपका प्रिंट करना है you entered a number then आपका प्रिंट द स्टेटमेंट इज इजी और आपका रिटर्न करना है 0 और आउटपुट। अब ये मैं पहले आपको सिंटेक्स के बारे में बता देता हूँ, इसका ये सिंटेक्स क्या है, कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये आपकी है एक तरह की हेडर फाइल। ओके, ये आपकी क्या है, एक तरह की हेडर फाइल है। ओके, ये क्या करती है, आपको हेडर डिक्लेरेशन बताती है कि इसके अंदर जो भी आप इनपुट आउटपुट ले रहे हैं वो कैसे हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h इंट मेन। अब इंट मेन क्या है, इंट मेन एक आपका एक तरह का क्या है, एक तरह का ये मेन फंक्शन है, इसको बोला जाता है मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन आपका जो भी फंक्शन है उसको रन करता है या जो भी प्रोग्राम है उसको रन करने का काम करता है। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस दे रखे हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉडी को डिक्लेयर करते हैं। मींस आपकी जो मेन बॉडी है, जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी के बारे में आपको बताते हैं। इंट नंबर, अब इंट नंबर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ देखिए इंट नंबर मतलब नंबर नाम का मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर आप जब भी इनपुट लेना चाहते हैं, मीन्स आप इनपुट लेने के लिए आप जब भी किसी चीज़ को प्रिंट एफ करते हैं तो प्रिंट एफ करने पे क्या करेगा, वहाँ पे आपको एज ए आउटपुट के अंदर जो भी आप उसके अंदर लिख रहे हैं वो वहाँ पे आपको शो करता है। जैसे प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, तो ये एंटर एन इंटीजर जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा आपको क्या करेगा, वहाँ पे शो करेगा। ओके, यहाँ पे आएगा आपका एंटर द नंबर, एंटर यहाँ पे एंटर द नंबर। ओके, एंटर द नंबर, देन आपका स्कैनएफ %d। अब यहाँ देखिए स्कैनएफ क्या करता है, किसी भी वैल्यू को इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ का यूज़ किया जाता है। स्कैनएफ क्या करेगा, स्कैनएफ %d यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने जो वैल्यू ली है वो इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे d का यूज़ आएगा। अगर आपकी फ्लोटिंग होती है तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, f यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ एड्रेस ऑफ नंबर मीन्स इसका एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया है कि आपको जो नंबर सेव करना है वो कहाँ जाके सेव करना है, इस नंबर वाले लोकेशन पे जाके सेव करना है या इस नंबर वाले वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो स्टोर कर देगा। इफ नंबर, अब यहाँ पे चेक करेगा कि जो नंबर आपने डाला है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है 2, कि क्या आपका 2 इज लेस देन 0, क्या 2 आपका 0 से छोटा है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन को क्या करेगा, रन नहीं करेगा और इस कंडीशन को रन करेगा, मीन्स यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने 0 से लेस देन मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्या देता, -2 देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, -2 दिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटर होगा और यहाँ पे करेगा प्रिंट एफ यू एंटर्ड %d मीन्स उस नंबर को प्रिंट करेगा, -2 को प्रिंट करेगा एंड आपका वो जो भी आउटपुट है वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, और रिटर्न 0। आउटपुट देखिए यहाँ पे एंटर एन इंटीजर, मैंने यहाँ पे -2 किया है, जैसे -2 क्या है, यू एंटर्ड -2, मैंने यहाँ पे एंटर किया है -2 को। द इफ स्टेटमेंट इज इजी मीन्स इसके बाद में क्या आना चाहिए था, द इफ स्टेटमेंट इज इजी। ओके, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट 2 मीन्स अगर मैंने यहाँ इंटीजर के रूप में 5 लेता हूँ तो यहाँ पे जो सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है, यू एंटर्ड नंबर मीन्स जो भी नंबर का नाम था या जो भी नंबर था वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ये वाली यहाँ पे जगह खाली है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। ये वाली जो कंडीशन है इफ़ वाली, एक मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखिए
यहाँ देखिए ये जो मैंने ये ली है, ये पूरी की पूरी, ये यहाँ पे जो इफ़ वाली कंडीशन थी उसको इसने क्या किया है, रन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो द इफ स्टेटमेंट इज इजी, केवल यही वाला आपका आउटपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वाइल लूप की। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप को कैसे यूज किया जाएगा। अ वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। मीन्स जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक क्या करेगा, वो उस प्रोग्राम को रन करता जाएगा बार बार, और उसको क्या करेगा, आपको आउटपुट के अंदर देता जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ कि मेरे को क्या करना है, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक क्या करनी है, वैल्यूज को प्रिंट करना है। मीन्स 0 से लेकर 9 तक क्या करना है, नंबर को प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, एक वाइल लूप का यूज़ करूंगा। कैसे करेंगे वाइल लूप का, यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बता देता हूँ। वाइल लूप सबसे पहले अगर आपको क्या करेगा, चेक करता है कि वाइल आपका जो कंडीशन है क्या करेगा, वाइल के अंदर आपने जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होती है, ट्रू होने पे क्या करेगा, बॉडी ऑफ द लूप मीन्स उसकी जो बॉडी है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में अपडेशन करेगा, और उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे वापस जाएगा एंड में जाके वापस चेक करेगा कि आपकी जो कंडीशन है क्या वो अभी भी ट्रू है। अगर वो ट्रू होती है तो वापस से क्या करेगा, उसकी बॉडी को रन करेगा, अपडेशन करेगा, और वापस से वहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। जब तक कंडीशन चेक करेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो पूरा स्टेटमेंट से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आने पे स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप को रन करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इंट मैन मैंने एक फंक्शन बनाया है, लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, जैसे कि इंट ए मैंने लिया है यहाँ पे 10। वाइल लूप एग्जीक्यूशन करना है मेरे को कि ए को जब तक प्रिंट करना है जब तक आपका क्या रहेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक कि आपका लेस देन रहेगा 20 से। मीन्स अगर मेरी अभी वैल्यू क्या है, 10 है, वो लेस देन है 20 से, तो ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गई एक तरीके से। तो ट्रू होने पे क्या होगा, ट्रू होने पे ये क्या करेगा, 10 प्रिंट करेगा, कहाँ पे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए, देन आपकी ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ए की वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाय 1 से। मैं कहने का मतलब है ए इज इक्वल टू a+1। ओके, a+1 करने पे क्या आ जाएगा, a+1 करने पे उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, तो 10 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब वापस से यहाँ जाएगा कहाँ पे, ये चेक करने के लिए कि ये जो कंडीशन है क्या ट्रू हो रही है अभी भी। मीन्स क्या 11, यहाँ पे जो 11 आया है क्या वो लेस देन 20 है। मीन्स जो 11 है वो लेस देन 20 है। यस, ये कंडीशन ट्रू हो रही है अभी भी। देन आपका वापस से क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा 10, और फिर बाद में प्रिंट करेगा 11 को। यहाँ देखिए, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ ए इज 11। ओके, वापस से यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद अपडेशन करेगा। मीन्स 11 को अब क्या कर देगा, वो बाय 1 से इंक्रीमेंट करेगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 12 आने पे यहाँ पे देखिए 12 को वापस चेक करता है कि क्या 12 की वैल्यू 20 से लेस देन है। यस, ये कंडीशन ट्रू है, और आपकी क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा उस वैल्यू को। तो यहाँ 12 को उसने प्रिंट कर दिया है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपकी वैल्यू ट्रू रहेगी। यहाँ देखिए, यहाँ 19 तक रन करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पे 19 आने के बाद जैसे ही यहाँ पे 20 आता है तो 20 आने पे चेक करता है कि आपका जो वैल्यू है क्या 20 इज लेस देन 20, क्या इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। मीन्स बाहर निकालने का मतलब है इस वाइल लूप से बाहर चला जाएगा। वाइल लूप से बाहर जाएगा तो यहाँ रिटर्न करना है 0, मीन्स कुछ भी नहीं आएगा रिटर्न, और आपका आउटपुट के अंदर भी कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए लास्ट रहेगा आपका 19 तक। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट डू वाइल लूप की। जैसा कि हमने वाइल लूप को यूज़ किया था वैसा ही डू वाइल लूप होता है, लेकिन दोनों में केवल एक डिफरेंस होता है कि आपका डू वाइल लूप मिनिमम एक बार तो रन करता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है चाहे फॉल्स होती है। ओके, अनलाइक for and while loops which test the loop condition at the top of the loop, the do while loop in C programming checks its condition at the bottom of the loop. A do while loop is similar to a while loop except the fact that it is guaranteed to execute at least one time. मीन्स आपका क्या करेगा, जो फॉर एंड वाइल लूप हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपके कंडीशन को शुरुआत में चेक करते हैं। मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम उसको चेक कर लेते हैं कि आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, आपका कंडीशन को चेक करता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स प्रोग्राम के खत्म होने पर क्या करता है, उसको चेक करता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम में कंडीशन ट्रू होती है, देन आपका वो कंडीशन वापस से उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसी कारण से वो क्या होता है, एक बार रन होता है और उसके बाद में वो रन नहीं होगा अगर कंडीशन वहाँ पे फॉल्स होती है। जैसे कि यहाँ दे रखा है डू
देन आपका स्टेटमेंट मीन्स डू करने के बाद क्या करेगा, स्टेटमेंट को रन करेगा। एक बार उसने स्टेटमेंट को रन कर दिया मीन्स आउटपुट दे दिया, फिर वहाँ पे वो वाइल कंडीशन को चेक करता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर वहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से क्या करेगा, वापस से स्टेटमेंट को रन करेगा और वापस से आपका कंडीशन को चेक करता है। ओके, ये वाला पार्ट आपका बार बार रिपीटेड होते रहता है। Notice that the condition expression appears at the end of the loop, so the statements in the loop executes once before the condition is tested. Means टेस्टेड होने से पहले वो क्या करेगा, उस कंडीशन को एक बार या स्टेटमेंट को एक बार रन कर लेगा। ओके, यहाँ देखिए, इससे समझ में आ जाएगा आपको फ्लो चार्ट से। डू वाइल लूप का मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, डू, और मेरे यहाँ पे बॉडी दे रखी है उसकी, उस बॉडी को रन करेगा। उसके बाद में थर्ड आपका अपडेशन वाले पार्ट के अंदर जाएगा। फोर्थ वाइल कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, वापस से यहाँ पे डू के ऊपर आ जाएगा, मीन्स स्किप कर जाएगा और यहाँ पे जो बॉडी ऑफ द लूप है उसको रन करेगा और वापस से अपडेशन करने के बाद कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है फर्स्ट टाइम में, देन आपका क्या करेगा, स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप, मीन्स आपका एक बार बॉडी रन होने के बाद में वो आउटसाइड द लूप आ जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। लोकल वेरिएबल मेरा 10 है, a इज इक्वल टू 10 लिया है। डू वैल्यू ऑफ a मीन्स 10 की वैल्यू को प्रिंट करना है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। और वाइल लूप को मैंने चेक किया है कि क्या a की वैल्यू लेस देन 20 है, देन आपका क्या आएगा, यस। तो आपका यहाँ पे जो 10 है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 एंड 19। ओके, यहाँ पे वो क्या करेगा, वो सारी की सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा। अगर मेरी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता a इज़ लेस देन 10, ओके, देन आपका आउटपुट क्या आता, आपका आउटपुट आता वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि डू वाइल क्या करता है, आपका चेक करने से पहले आपकी उस कंडीशन को मीन्स आपका जो स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, रन करेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आएगा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये था डू वाइल लूप। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फॉर लूप की। फॉर लूप क्या करता है, द फॉर लूप इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट्स or a part of the program several times. It is frequently used to traverses the data structure like the array and linked list. Syntax of a loop in C. अब यहाँ देखिए, आपका जो C के अंदर जो for loop होता है वो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है किसके अंदर, एरे के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर, किसी भी जो आपका डेटा होता है उस डेटा को ट्रेवर्स करने के लिए। ओके, और यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स होता है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए क्या सिंटैक्स होता है, सबसे पहला आएगा फॉर, एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन सेकंड, एक्सप्रेशन थर्ड, और आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन सेकंड क्या होता है और एक्सप्रेशन थर्ड क्या होता है। एक्सप्रेशन फर्स्ट आपका क्या होता है, वो होता है इनिशियल पार्ट होता है, मीन्स यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है किसी भी वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया जाता है। एक्सप्रेशन टू आपका होता है कंडीशन, मीन्स कंडीशन को चेक करता है, क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। और थर्ड होता है आपका अपडेशन वाला पार्ट। ओके, वो क्या करता है, उस वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट है, इनिशियलाइजेशन होगा यहाँ पे, फिर कंडीशन को चेक करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन आपका स्टेटमेंट रन होगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अपडेशन वाला पार्ट होगा। उसके बाद में वापस से कंडीशन को चेक करता है, मीन्स ये रूट क्या करेगा, बार बार उसको चलाता रहेगा। ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है। फॉल्स होने पे क्या होगा, फॉल्स होने पे ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर चला जाएगा और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फॉर लूप के लिए मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ये देखिए सबसे पहले क्या आएगा, फॉर इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन आएगी, अपडेशन आएगा। सबसे पहले चेक करता है कि इनिशियलाइजेशन करने पे कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ द लूप को रन करेगा और साथ ही साथ उसके जो अपडेशन वाला पार्ट है उसको अपडेट करेगा। फिर वापस से क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, क्या कंडीशन ट्रू होती है, अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ द लूप को रन करेगा, वरना वो क्या करेगा, आपका आउटसाइड द लूप आ जाएगा, मीन्स स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप में वो स्किप कर जाएगा या जंप कर जाएगा। अब यहाँ देखिए, प्रिंट टेबल फॉर द गिवन नंबर ऑफ यूजिंग सी। फॉर लूप के द्वारा आपको क्या करना है, टेबल को प्रिंट करना है। इंट मेन आपका आ गया है, इंट आई इक्वल टू 1, नंबर इज 0, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, स्कैन एफ परसेंट ऑफ डी, एड्रेस ऑफ नंबर। 4 आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, मीन्स आपका आई को इंक्रीमेंट किया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, एंटर अ नंबर मैंने यहाँ पे 2 किया है, तो मैंने जैसे ही नंबर 2 किया है तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या 2 आपका लेस देन इक्वल टू 10 है।
मीन्स आपका जो आई है, आई की वैल्यू जो यहाँ पे 1 ली है मैंने, तो आई क्या आएगा, क्या 1 आपका लेस देन इक्वल टू 10 है? यस सर, ये आपका क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा और ये कंडीशन ट्रू होगी। देन आपका क्या आएगा, अपडेशन वाले पार्ट के अंदर स्किप करने से पहले उसके अब यहाँ पे क्या करेगा, स्टेटमेंट को रन करेगा, printf परसेंट ऑफ डी एड्रेस ऑफ डी, देन आपका नंबर इंटू आई, मीन्स आपका जो नंबर है उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा आई से। तो यह नंबर मैंने यहाँ पे 2 लिया है और मल्टीप्लाई करना है मेरे को 1 से। नंबर मैंने लिया है यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो 2 इंटू 1 आपका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, देन आपका सेकंड वापस से चेक करेगा कि आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्या 2 आपका लेस देन 10 है? यस। देन आपका क्या करेगा, वापस से नंबर को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, देन आपका 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, देन आपका आंसर आएगा 4। ओके, ऐसे ही चलता रहेगा और आपका जो एंड कंडीशन आएगी वो आएगी 20 तक। ओके, मीन्स आपका आई की वैल्यू क्या आ चुकी है, आई की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 10। अब जैसे ही आई की वैल्यू 11 आती है तो आपका 11 इज लेस देन 10, क्या ये पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। देन आपका ये क्या आएगा, आपकी ये वैल्यू को फॉल्स कर देगा, मीन्स कंडीशन को फॉल्स कर देगा और ये लूप से बाहर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको जो लास्ट आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट आएगा 20। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बता रखा है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड को मेरे को प्रिंट करना है, तो यहाँ मैंने प्रोग्राम लिया है छोटा सा, इंट मेन प्रिंट डिस्प्ले द स्ट्रिंग इनसाइड द कोटेशन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट एफ करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम टू एंड प्रिंट एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर को प्रिंट करने का प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ये देखिए, इंट मेन इंट ऑफ नंबर printf enter an integer reads and store the input scanf percent of d address of number then display आपका आउटपुट printf you entered number then आपका रिटर्न 0। थर्ड है आपका प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर्स। ओके, तो ये सारे के सारे मैंने आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स के एग्जांपल रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम कैसे रन होते हैं। और काफ़ी टाइम आपको एग्जाम में ये दिया जाता है कि उसके अंदर जैसे कि आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाता है और उसके अंदर आपको एरर पूछ ली जाती है, जैसे कि आपका ये सामने आपके प्रोग्राम है और आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक करके देगा और इसका बोलेगा कि आपको जो आउटपुट है वो क्या आएगा। अगर आपने लॉजिकली उसको सोच लिया है और इसका जो आप सिंटेक्स देख लेते हैं क्योंकि इसका सिंटेक्स सही है और बाकी सारी चीज़ें सही है, मीन्स आपने जो भी लॉजिक है वो सही है, तो उसका आउटपुट आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर्स, तो यहाँ पे आपका अगर मैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट आएगा 10 और नंबर सेकंड आएगा 11, तो इसका दोनों का क्या इनपुट मीन्स आउटपुट क्या आएगा, 21 आएगा, मीन्स सम होने पे वो 21 बनेगा। ओके, फोर्थ जैसे कि मैंने प्रोग्राम बनाया है प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, तो यहाँ पे केवल आपको लॉजिक सोचना है। ओके, आपको लॉजिक ध्यान में रखना है और बाकी सारी चीज़ें आपको सिंटेक्स के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि आपका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, ये देखिए, तो हमने आज की क्लास के अंदर ये देखा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स या कंट्रोल स्टेटमेंट क्या रहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। ओके, और आपकी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके अंदर सी लैंग्वेज का जो पार्ट रहने वाला है मैंने उसको काफ़ी शॉर्ट टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब किया है, मीन्स आपको जो एग्ज़ाम में आने लायक है या आपका एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके, ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।